23 जनवरी 1960। इंसानों के मून पर कदम रखने से ठीक 9 साल पहले ये वो दिन था जब जैक पिकार्ड और डॉन वॉल्स ये दोनों ओशियन के एक ऐसे हिस्से में गए जहां उनसे पहले कोई भी नहीं पहुंच पाया था। ये दोनों एक सबमरीन की हेल्प से ओशियन के सबसे डीपेस्ट पार्ट मारियाना ट्रेंच के अंदर जाने वाले थे। उनका गोल था मारियाना ट्रेंच के बॉटम तक पहुंचना, एक ऐसी जगह जहां डेप्थ लगभग 11,000 मीटर्स की है, जहां प्रेशर इतना ज़्यादा है कि किसी भी इंसान को तुरंत इम्प्लोड कर दे। जैसे जैसे मारियाना ट्रेंच में ही नीचे उतर रहे थे, हर सेकंड प्रेशर उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। एक छोटी सी गलती और डेथ सर्टेन थी। और फिर ऑलमोस्ट 10,000 मीटर्स नीचे अचानक से उनकी सबमरीन के विंडो के एक हिस्से में क्रैक आ जाता है। पूरी सबमरीन एक झटके से हिलने लगती है। अब इस मोमेंट पर उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो इस मिशन को अबॉर्ट कर दे या फिर अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लेकर नीचे बढ़ते रहें। और ये दोनों नीचे जाने का डिसीजन लेते हैं। इतनी गहराई या यूँ कहें ओशियन के सबसे डीपेस्ट रीजन में ये दोनों अपनी विंडो से बाहर लाइफ या डीप सी क्रीचर्स को भी देख सकते थे। 4 घंटे और 47 मिनट्स की इस हाई रिस्क जर्नी के बाद ये दोनों बनते हैं पहले इंसान जो ओशियन के सबसे डीपेस्ट पॉइंट तक पहुंचते हैं, द चैलेंजर डीप। हमें पता है कि ओशियन हमारी अर्थ की सरफेस का 70% से भी ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, लेकिन हम ह्यूमंस ने अब तक सिर्फ 5% ओशियन को एक्सप्लोर किया है। एक बार इमेजिन कीजिए, 95% ऑफ द ओशियन अभी भी हमारी समझ से बाहर है। इनफैक्ट हम अपने अर्थ के ओशियन से ज़्यादा मार्स की सरफेस के बारे में जानते हैं। हर साल ऑन एवरेज 2000 से भी ज़्यादा नई मरीन स्पीसीज डिस्कवर की जाती है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है क्यों आखिर ओशियन की गहराई में क्या राज छुपे हैं, और क्यों हम ह्यूमंस ओशियन को एक्सप्लोर करना नहीं चाहते, या डीप ओशियन में कुछ ऐसा है जिसे हम ना ही फाइंड करें तो हम ह्यूमंस के लिए बेटर है। आजकल इंटरनेट पर लोग डीप सी क्रिएचर्स के बारे में अलग अलग थ्योरीज बना रहे हैं। डूम्सडे प्रेडिक्शन, दुनिया खत्म होने वाली है, सरफेस पर डीप सी क्रिएचर्स आ रहे हैं। क्या हो अगर मैं ये बोलूँ कि ये सब थ्योरीज, ये सब झूठ है, या शायद सिर्फ ये आधा सच है, या इनमें से कुछ मिस्ट्रीज वाकई में रियल है। ओशियन को एक्सप्लोर करने का ये सफ़र शुरू होता है ईयर 1872 में, जब लॉन्च किया जाता है HMS चैलेंजर एक्सपीडिशन। लेकिन ये कोई आर्म शिप नहीं थी, ये एक वॉरशिप थी जिसे स्पेशली मॉडिफाई किया गया था ओशियन को एक्सप्लोर करने के लिए। 1872 से 1876 तक 4 साल की इस एक्सपीडिशन में HMS चैलेंजर ने ओशियन में 1,27,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। इस एक्सपीडिशन में 4,700 से भी ज़्यादा मरीन स्पीसीज डिस्कवर की जाती है। लेकिन सिर्फ नए क्रिएचर डिस्कवर करना ही इसका असली अचीवमेंट नहीं था, बल्कि इसी एक्सपीडिशन में सबसे पहले पता लग पाया था कि ओशियन के सबसे डीपेस्ट पार्ट में भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। ये शिप जहाँ भी जा रही थी वहाँ ओशियन की डेप्थ भी मेजर करते जा रही थी, और जब ये शिप वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में सर्वे कर रही थी तभी हमें ओशियन के सबसे डीपेस्ट पार्ट मारियाना ट्रेंच के बारे में पता चलता है। इसकी डेप्थ समझने के लिए इमेजिन कीजिए, अगर हम माउंट एवरेस्ट को ओशियन में उल्टा करके डाल दें फिर भी इसकी पीक मारियाना ट्रेंच के बॉटम तक नहीं पहुंच पाएगी। ये ट्रेंच माउंट एवरेस्ट से भी 2 किलोमीटर ज़्यादा डीप है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि ओशियन को तो बस हमने 5% ही एक्सप्लोर किया है, तो हमें कैसे पता कि ये पॉइंट ही ओशियन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। इंटरेस्ट में दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। अब कुछ लोग ये कमेंट करेंगे कि भाई गलत बोल रहे हो, ओशियन को तो हमने 20% या 25% भी एक्सप्लोर कर लिया है। वेट, लेट मी एक्सप्लेन। वर्ल्ड वॉर 1 में ओशियन में एनिमी सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए साइंटिस्ट ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, सोनार। इसमें साउंड वेव्स की मदद से पता लगाया जाता था कि एनिमी सबमरीन्स पानी के कितने अंदर है और कहाँ है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के एंड होने के बाद सोनार टेक्नोलॉजी को एक नए पर्पस के लिए यूज़ किया जाने लगा, ओशियन एक्सप्लोरेशन। वॉर में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी अब ओशियन मैपिंग के लिए यूज़ होने लगी। HMS चैलेंजर में जो डेप्थ मेजर करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी उससे सोनार टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी। और फिर बाद में हमने ओशियन मैपिंग के लिए सैटेलाइट्स का यूज़ करना भी स्टार्ट कर दिया, और फिर सैटेलाइट मैपिंग ने भी यही बताया कि मारियाना ट्रेंच ही ओशियन का सबसे डीपेस्ट पार्ट है। इस सोनार और सैटेलाइट मैपिंग के थ्रू आज तक हमने 5 नहीं, 10 नहीं, 20 भी नहीं, बल्कि 26% ऑफ ओशियन फ्लोर को मैप कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि ओशियन को तो हमने सिर्फ 5% एक्सप्लोर किया है, तो ये 26% वाली बात कहाँ से आ गई। देखिए, ओशियन को एक्सप्लोर करना और मैप करना दोनों अलग चीज़ें हैं। मैप करना मतलब बिना ओशियन में फिजिकली जाए, सोनार और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की हेल्प से ओशियन फ्लोर का 3D मैप बनाना, और ये अभी तक हमने 26% तक कर लिया है। जबकि एक्सप्लोर करना मतलब या तो ह्यूमंस खुद उस डेप्थ पर जाए या फिर अंडर वाटर ड्रोन्स या रोबोट्स को भेजा जाए वहाँ पर स्टडी करने के लिए, तो ऐसा सिर्फ हमने 5% ही किया है। इस पूरी मैपिंग प्रोसेस का क्रेडिट जाता है सीबेट 2030 प्रोजेक्ट को, जो लॉन्च हुआ था ईयर 2017 में, और इस प्रोजेक्ट का गोल है 2030 तक ओशियन का 100% मैप क्रिएट करना। तो हाँ, अगले 5-10 सालों में हम ओशियन को कम्प्लीटली मैप कर लेंगे, लेकिन ओशियन को पूरा एक्सप्लोर करने में हमें शायद डिकेड्स या फिर सेंचुरीज भी लग सकती है। और क्या पता, ये भी हो सकता है कि हम ओशियन को कभी भी 100% एक्सप्लोर नहीं कर पाएँ। यह है डीप सी चैलेंजर, एक सबमर्सिबल जिसकी मदद से 2012 में हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरून, जिन्होंने अवतार और टाइटैनिक जैसी लेजेंडरी मूवीज बनाई है, ये ओशियन के सबसे डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप में जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे शॉकिंग बात ये थी कि 1960 के बाद ये पहली बार ही था जब कोई इंसान इस पॉइंट पर पहुंचा था। इस बीच 52 ईयर्स
जी हाँ, 52 ईयर्स तक कोई भी इंसान यहाँ नहीं गया था। तो इसके पीछे क्या रीजंस थे? क्या वो डर था उन चीज़ों का जो हमने वहाँ पाया, या फिर डर उसका जो हम अभी तक नहीं खोज पाए हैं? आखिर ऐसा क्या पता लग गया था कि अब कोई भी डीप सी में इतनी डेप्थ पर नहीं जाना चाहता था? पहला रीज़न है एक्सट्रीम कंडीशंस। जैसे जैसे हम ओशन के डीपर पार्ट्स में जाते हैं, प्रेशर कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है। और अगर हम बात करें मरियाना ट्रेंच के बॉटम की, तो वहाँ का प्रेशर सरफेस प्रेशर का 1000 टाइम्स से ज़्यादा होता है। अभी प्रेशर कितना ज़्यादा है? इमेजिन कीजिए आपकी बॉडी पर 50 जंबो जेट्स एक साथ रख दिए गए हो, उतना अनइमेजिनेबल प्रेशर। और कंपैरिजन के लिए आपको बिना स्पेस सूट के स्पेस में छोड़ दिया जाए तो आप अराउंड 90 सेकेंड्स तक जिंदा रह सकते हो। लेकिन डीप ओशियन में आपकी बॉडी 1 सेकेंड से भी कम टाइम में इम्प्लोड हो जाएगी। आपको सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा, मतलब इंस्टेंट डेथ। और प्रेशर के अलावा यहाँ एक और चीज़ है, कंप्लीट डार्कनेस। क्योंकि इतनी गहराई में सनलाइट बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाती है, हर तरफ सिर्फ डार्कनेस और अनसीन डेंजर। दूसरा रीज़न है लैक ऑफ फंडिंग। ओशन को एक्सप्लोर करना बहुत एक्सपेंसिव है। डीप सी व्हीकल्स को बिल्ड करना और मेंटेन करना बहुत कॉस्टली है। टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को उतना रिटर्न मिल ही नहीं पाता जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं। साथ ही स्पेस एक्सप्लोरेशन के कंपैरिजन में ओशन एक्सप्लोरेशन में लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते। आज बहुत से देशों के अपने स्पेस प्रोग्राम्स तो हैं, लेकिन कुछ ही देश ऐसे हैं जिनका अपना खुद का ओशन एक्सप्लोरेशन का प्रोग्राम है। यूएसए में नोआ, जो उनकी ओशियन एजेंसी है, उसका बजट नासा के बजट के कंपैरिजन में लगभग 4 टाइम्स कम है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि उसमें से भी लेस देन 1% ही ओशियन एक्सप्लोरेशन के लिए यूज होता है। ये है विक्टर वेस्कोवो, एक अमेरिकन इन्वेस्टर और सी एक्सप्लोरर। 2019 में विक्टर ने एक स्पेशल सबमर्सिबल बिल्ड कराया, लिमिटिंग फैक्टर। और इस लिमिटिंग फैक्टर में बैठकर वो खुद मरियाना ट्रेंच के बॉटम तक गए। यह अकेला ऐसा सबमर्सिबल है जो ओशन में कहीं भी किसी भी डेप्थ तक जा सकता है। आज तक जितने भी लोग स्पेस में गए हैं, उससे बहुत कम लोग ही डीप ओशन के डीपेस्ट पॉइंट तक जा पाए हैं। एक अनएक्सप्लोर्ड वर्ल्ड जो हमारी अपनी दुनिया में ही है। ओशनोग्राफर्स जो ओशियंस की स्टडी करते हैं, उन्होंने सनलाइट की रीच के बेसिस पर ओशियंस को जोन्स में डिवाइड किया है। पहला है सनलाइट जोन। ये सरफेस से 200 मीटर्स तक का एरिया है। नाम से ही समझ आता है कि यहाँ तक सनलाइट प्रॉपरली पहुँच पाती है। ये वो पार्ट है जो हम सब देखते हैं, जिसे हम ह्यूमंस अच्छे से जानते हैं। यहाँ वो सारे मरीन क्रिएचर्स हैं जिनके बारे में हमें पता है। डॉल्फिन्स, वेल्स, कोरल रीफ्स सभी इसी जोन में मिलते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब हम उस दुनिया में एंटर करने वाले हैं जो इंसानों के लिए अलग ही मिस्ट्री है। जैसे जैसे हम और नीचे जाते हैं, दुनिया बदलती जाती है। अब हम पहुंच चुके हैं डीप ओशन में। सिर्फ 200 मीटर बाद ही सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। 200 से 1000 मीटर की गहराई पर सनलाइट बहुत कम पहुंचती है। सूरज की रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगती है, इसलिए इसे कहा जाता है ट्वाइलाइट जोन। यहाँ क्रिएचर्स सर्वाइवल के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। इन्हें डार्कनेस में सर्वाइव करना आता है। और यहाँ सबसे अमेजिंग फिनोमेना होता है बायोल्यूमिनेसेंस। ऐसे क्रिएचर्स जो अपने बॉडीज से लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इमेजिन कीजिए, अंधेरे के बीच में ग्लोइंग क्रिएचर्स स्विम कर रहे हैं। इस जोन में बहुत से यूनिक क्रिएचर्स पाए जाते हैं। लैंटर्न फिश, जेली फिश, जाइंट स्क्विड, ड्रैगन फिश और फिश। यहाँ से और नीचे जाएं 1000 मीटर्स से 4000 मीटर्स की डेप्थ, जहाँ लगभग फ्रीजिंग टेम्परेचर और लाइट बिल्कुल भी नहीं है। मानो हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है और आसपास सिर्फ अजीब और डरावने क्रिएचर्स हैं जो जीने के लिए नए तरीके ढूंढ चुके हैं। यह है मिडनाइट जोन। यहाँ लाइफ का सिर्फ एक ही रूल है, शिकार करो या शिकार बन जाओ। हम ह्यूमंस के लिए ये जोन कई रहस्यों से भरा हुआ है। एंगुलर फिश, बैम्बू कोरल, स्पर्म वेल, ट्राइपॉड फिश, कोलोसल स्क्विड यहीं पाए जाते हैं। अब हम और गहराई में आ चुके हैं, 4000 मीटर्स से 6000 मीटर्स की डेप्थ पर, जहाँ क्रशिंग प्रेशर है। ये है एबिसल जोन। ये जोन 83% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द ओशन कवर करता है। एबिसल जोन बहुत वास्ट है, लेकिन सिर्फ कुछ ही क्रिएचर्स ऐसे हैं जो इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाते हैं। हम ह्यूमंस के लिए लार्जली अनएक्सप्लोर्ड है। इसी जोन में 3800 मीटर्स की डेप्थ में टाइटैनिक के रैकेज मिलते हैं। इस जोन में सी पिग्स, जाइंट ट्यूबवर्म्स, वैम्पायर स्क्विड जैसे क्रिएचर्स मिलते हैं। लेकिन ये ओशन का लास्ट पार्ट नहीं है। अब हम एंटर करते हैं ओशन के सबसे मिस्टीरियस, सबसे अनएक्सप्लोर्ड और सबसे हॉरिफाइंग जोन में, द हेडल जोन। 6000 मीटर से 11000 मीटर्स की डेप्थ में पाई जाती हैं डीप ओशन ट्रेंचेस। यहीं छुपे हैं डीप सी के सबसे मिस्टीरियस सीक्रेट्स, और यही है डीप सी का अंतिम पार्ट। इस जोन का नाम रखा गया है अंडरवर्ल्ड के ग्रीक गॉड हेड्स के ऊपर। हमें कुछ ही डीप सी क्रिएचर्स के बारे में पता चल पाया है जो इस जोन में रहते हैं। पूरी दुनिया में 50 से भी ज़्यादा ओशन ट्रेंचेस हैं, लेकिन हम ह्यूमंस ने सिर्फ कुछ ही इन डीप ओशन ट्रेंचेस को एक्सप्लोर किया है। रिसेंटली मरियाना ट्रेंच में ही 7000 से ज़्यादा नई स्पीसीज डिस्कवर हुई है, और ये तो सिर्फ फ्रैक्शन है उन डीप सी स्पीसीज़ का
जो अभी डिस्कवर होना बाकी है। हमें नहीं पता कि यहाँ और कितनी नई स्पीसीज मिल सकती है, लेकिन ओशन के इस डीपेस्ट जोन में एम्फीपॉड्स, स्नेल फिश और कस्क ईल्स जैसे क्रिएचर्स के बारे में हम जान चुके हैं। कई डीप सी क्रिएचर्स एक जोन से दूसरे जोन में आते जाते रहते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो क्रिएचर जिस जोन में वो सिर्फ वहीं रहेगा। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि अभी तक हमने जितने भी डीप सी क्रिएचर्स के बारे में जानते हैं या जिनको हमने डिस्कवर किया है, अब तक सिर्फ हम 10% क्रिएचर्स को ही देख पाए हैं। ओशियन सेंसस के अकॉर्डिंग ओशियन में 20 लाख मरीन स्पीसीज हो सकती है और अभी तक हमने सिर्फ 2,40,000 मरीन स्पीसीज को ही डिस्कवर किया है। मतलब 10% स्पीसीज की खोज हम ह्यूमंस कर पाए हैं। आप इमेजिन कीजिए कि हमने अभी तक क्या क्या नहीं देखा है। ईयर 1997 पैसिफिक ओशन के बीचों बीच साइंटिस्ट ने एक अल्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी सुपर पावरफुल साउंड रिकॉर्ड किया। ये साउंड इतना लाउड था कि 5000 किलोमीटर दूर तक ये साउंड सुनाई दिया। इस साउंड को नाम दिया गया द ब्लूप और ये साउंड रिकॉर्ड किया गया था अबिसल और हेडल जोन के आसपास, वो हिस्सा जो डीप सी का सबसे डार्क, सबसे अनएक्सप्लोर्ड और सबसे अननोन पार्ट है। कुछ लोगों का मानना था कि ये साउंड किसी जायंट डीप सी क्रिएचर की आवाज़ थी, कोई ऐसी चीज़ जो अभी तक हम डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। कई सालों तक लोग यही मानते रहे, लेकिन फिर 2005 में साइंटिस्ट ने क्लेम किया कि उन्होंने इस मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया है। साइंटिस्ट ने बताया कि ये साउंड एक्चुअली एक आइसक्वेक का था। एंटार्क्टिका के ग्लेशियर से आइसबर्ग ब्रेक होने के कारण ये साउंड जनरेट हुआ था। हमारे पास अभी प्रूफ है कि वो एक्चुअल में एक आइसक्वेक का ही साउंड था। ईयर 2011 बाल्टिक सी के गहरे और ठंडे पानी में कुछ डाइवर्स अपने रूटीन एक्सप्लोरेशन पर थे, लेकिन उन्होंने वहाँ जो देखा वो किसी भी नॉर्मल डिस्कवरी से बिल्कुल अलग था। उन्होंने सोनार इमेजेस में देखा एक अजीब स्टोन स्ट्रक्चर, 60 मीटर बड़ा, परफेक्टली सर्कुलर स्ट्रक्चर जो नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। क्या ये स्ट्रक्चर इंसानों ने बनाया था या फिर ये एक यूएफओ था जो समुद्र में क्रैश हो गया था? ये मिस्ट्री इतनी पॉपुलर हुई कि साइंटिस्ट ने उस ऑब्जेक्ट के सैंपल्स को स्टडी करने के लिए कलेक्ट करना शुरू कर दिया। सैंपल्स भेजे गए एक जियोलॉजिस्ट वॉकर को, जो स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में इस फिनोमेना को स्टडी करने वाले एक्सपर्ट्स में से एक थे। और फिर आफ्टर डिटेल्ड एग्जामिनेशन द मिस्ट्री वॉज सॉल्व्ड। ये स्ट्रक्चर कुछ और नहीं बल्कि एक नेचुरल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन था। इसे कहा जाता है ग्लेशियल डिपॉजिट, लेकिन ओशन में कुछ ऐसे राज भी हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं चल पाया है। ईयर 1986 जापान के योनागुनी आइलैंड के पास ओशन में एक अजीब ह्यूज रेक्टेंगुलर रॉक स्ट्रक्चर डिटेक्ट किया गया। इस स्ट्रक्चर का ओरिजिन को लेकर साइंटिस्ट अब तक डिवाइडेड है। रियुक्यू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मसाकी किमुरा का यह कहना है कि इस स्ट्रक्चर को सिर्फ नेचुरल फॉर्मेशन बोलकर एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें ऐसे एविडेंस मिले हैं जो ये बताते हैं कि ये इंसानों के द्वारा बनाया गया हो सकता है। दूसरी तरफ कई जियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि ये नेचुरल फॉर्मेशन है, पर अगर ये नेचुरल फॉर्मेशन है तो ये इतना सिमेट्रिकल कैसे है? फ्लैट टेरेसेस, परफेक्टली अलाइंड स्टेयर्स, ये सब कुछ इतना परफेक्ट है कि नेचुरली फॉर्म तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। सालों की रिसर्च के बाद भी ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई है। क्या ये एक एंशिएंट लॉस्ट सिटी थी जो हजारों साल पहले समुद्र में समा गई, या फिर नेचर ने ही अपने आप को अजीब तरीके से तराशा है? रिसेंटली आपने एक न्यूज़ देखी होगी, एक ओरफिश जिसे डूम्सडे फिश भी कहा जाता है, डीप ओशन से निकलकर मैक्सिको के एक बीच पर आ गई थी। That's an oarfish. Holy shit, they've almost never been seen live. लोगों का मानना है कि जब भी ये फिश सरफेस पर आती है तो कोई बड़ा डिजास्टर होने वाला होता है। जैसे 2011 में जापान में आया अर्थक्वेक और 2017 में फिलीपींस में आया अर्थक्वेक। इन दोनों डिजास्टर्स के पहले भी ओरफिश को सरफेस पर देखा गया था। तो क्या वाकई में ओरफिश का कनेक्शन किसी डिजास्टर से है? 2019 में यूएस में एक स्टडी हुई थी। इस स्टडी में ये क्लेम किया गया कि ओरफिश और अर्थक्वेक का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ओरफिश ही नहीं बल्कि एक और डीप सी क्रीचर को सरफेस के पास देखा गया। एक एंगलर फिश जो यूजुअली ओशन के एक्सट्रीम डेप्थ में मिलती है, सडनली सरफेस के इतने पास आ गई। सरफेस के इतने करीब आने के कुछ ही देर बाद इस ब्लैक सी मॉन्स्टर की डेथ हो गई। लेकिन क्या सच में ये सब एक कोइंसिडेंस है, या डीप सी के क्रिएचर्स किसी अननोन डेंजर के बारे में हमें वार्न कर रहे हैं? डीप सी क्रिएचर्स कुछ ही रीजन से सरफेस के पास आते हैं। पहला, या तो वे इंजर्ड या बीमार होते हैं। दूसरा, ओशन एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हो जाता है। और तीसरा, किसी प्रेडेटर से बचने के लिए वो सरफेस के इतने पास आ जाते हैं। उड़ीसा के बीच पर करीब 7 लाख टर्टल्स एक साथ दिखाई देते हैं। इतने बड़े नंबर्स में इनका आना बहुत से लोगों को शॉक कर देता है, और सवाल ये उठता है कि क्या इसका कनेक्शन किसी डिजास्टर से है? दरअसल टर्टल्स की एक इंडेंजर्ड स्पीसी है जिसका नाम है ओलिव रिडली। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले भी ऐसा हो चुका है। ईयर 1992 में करीब 3 लाख टर्टल्स उड़ीसा के इसी बीच पर आए थे। तो ये मिस्टीरियस इवेंट अभी नहीं बल्कि पहले भी हो चुका है, लेकिन इसका एक्चुअल रीजन कुछ अलग है। असल में ये टर्टल्स मास नेस्टिंग के लिए यहाँ पर आए हैं। उड़ीसा के इस बीच पर उन्हें अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक परफेक्ट कंडीशन मिलती है। आपने वो वायरल वीडियो तो देखा होगा जिसमें केरला के बीच पर हजारों की संख्या में फिशेस सरफेस पर आ जाती हैं। कहीं ये किसी बड़े डिजास्टर का साइन तो नहीं, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन भी हमारे पास है।
ये तब होता है जब डीप ओशन का न्यूट्रिएंट रिच वाटर सरफेस तक राइज हो जाता है और ये न्यूट्रिएंट रिच वाटर फिशेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और कई बार ये फिश सरफेस तक आ जाती हैं। ओशियन एक ऐसी जगह जो हमारी दुनिया का हिस्सा तो है, पर फिर भी हम इसे सिर्फ सरफेस तक ही समझ पाए हैं। जैसे ही हम पानी में कदम रखते हैं उसी मोमेंट पर हम फूड चेन का एक पार्ट बन जाते हैं और समंदर के अंदर जो कुछ है उसके लिए हम सिर्फ एक शिकार से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ओशियन की गहराइयों में जो राज छुपे हैं वो हमारे आसपास तो हैं पर हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, या फिर शायद जो हम देखने वाले हैं वो इतना डरावना है कि हमने कभी उसके होने का सोचा भी नहीं। रिसेंट इंसिडेंट्स को देखें तो ऐसा लगता है कि जैसा कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ लोग इन सारे इंसिडेंट्स को एक चीज़ से जोड़ते हैं, एक बड़ा और भयानक सी मॉन्स्टर, एक ऐसा डीप सी क्रिएचर जिसका मेंशन कई माइथोलॉजिकल बुक्स, कल्चर्स और हॉलीवुड की मूवीज़ में भी हो चुका है। पर क्या ये वाकई में एग्जिस्ट करता है या फिर ये सिर्फ एक मिथ है? ये है लेवायथन।